साल 2024 में भारत में आम चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले 2024 में ही पाकिस्तान में आम चुनाव हो रहे हैं। यानी कि आज जिस दिन हम यह वीडियो लेकर आए हैं उस दिन चुनाव हो रहे हैं और जल्द ही उसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि वोटिंग प्रक्रिया जारी है। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान एक ऐसी सेना है जिसके पास अपना देश है और भारत एक ऐसा देश है जिसके पास अपनी एक सेना है। तो दोनों में कितना अंतर है, इस बात से ही पता चलता है कि दोनों में चुनावों में भी काफ़ी अंतर होगा, चुनावी प्रक्रिया में भी काफ़ी अंतर होगा और वहाँ की राजनीति और सरकारों में भी काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से आज जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि चुनाव अभी चल रहे हैं, कि आखिर पाकिस्तान में कैसे होता है चुनाव। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। हमारे लिए जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होंगे उसके पहले आज की खबर की हेडलाइन यही थी कि आखिर पाकिस्तान में चुनावी प्रक्रिया क्या है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह खबर चर्चा में क्यों है, उसके बाद भारत की तरह क्या पाकिस्तान में भी वोटिंग होती है या कुछ अलग पूरी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को समझने के बाद हम देखेंगे वहाँ की बड़ी पार्टियां कौन सी हैं, फिर हम देखेंगे वहाँ पे जो नेता इस वक्त जो बड़े नेता हैं वो कौन से हैं और ऐसे नेता जो अपना प्रभाव इस चुनाव में दिखा सकते हैं। उसके बाद सरकार कैसे अंततः बनती है, यानी कि प्रधानमंत्री वहां कैसे बनता है और कैसे वह अपने मंत्रियों को बनाता है, यानी कि कैबिनेट बनाता है। और उसके बाद पाकिस्तान के लोकतंत्र का इतिहास, लोकतंत्र का इतिहास मतलब जो अजीबोगरीब इतिहास है, कुछ ऐसे आंकड़े हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो पाकिस्तान को एक लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि क्या वह सच में लोकतांत्रिक है उस तरह का जैसा वह अपने आप को बतलाता है। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न। तो शुरुआत चूंकि चर्चा में क्यों से हुई है, तो यह जान लीजिए कि 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान में आम चुनाव का दिन घोषित किया गया है। एक ही दिन में चुनाव हो जाना है और पूरे देश में चुनाव होगा। और इस चुनाव को एक तरह से कहा जाए तो यह पाकिस्तान का 12वां आम चुनाव है। लेकिन मजे की बात यह है कि चुनाव 12वां है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में 30 बार प्रधानमंत्री के पद पर लोग बैठ चुके हैं। 30 बार, जो कि बड़ी संख्या है। इसी वजह से यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर वह समस्या क्या है। वह पूरी प्रक्रिया के साथ समस्या भी आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए, बात करें देश में व्यवस्था की, तो यहाँ की जो वोटिंग व्यवस्था है वो संसदीय लोकतंत्र के आधार पर होती है। संसदीय लोकतंत्र जैसे भारत में है उसी तरह से वहां पर भी संसद में 2 सभाएं हैं। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, लोकसभा है, जिसे उच्च सदन और निम्न सदन कहते हैं। तो 2 सदन में नेशनल असेंबली है जिसे कौमी असेंबली कहा जाता है। इसे हम लोकसभा की तरह समझ सकते हैं। फिर जो उच्च सदन है जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, वह सीनेट है और आईवान ए बाला उसे कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, जो प्रधानमंत्री तय होगा वह कहां से होगा, कौमी असेंबली से होगा, यानी कि नेशनल असेंबली में होने वाले चुनाव से होगा। तो नेशनल असेंबली के लिए जो आम चुनाव यह हो रहे हैं, 241 मिलियन पाकिस्तान के लोगों में से 128 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनका नाम दर्ज है इस वजह से कि वो वोट कर सकते हैं। यानी कि 128 मिलियन लोग 18 साल से ऊपर के हैं जो वोट कर सकते हैं। यही निर्धारित करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, पंजीकृत मतदाता। यानी कि अब सीटों की बात करें तो 336 सीटें हैं। 336 सीटों में लेकिन चुनाव नहीं होंगे। चुनाव कितने में होंगे, 266 सीटों में चुनाव होंगे। तो अब आप पूछेंगे बाकी की सीटें कहां गई, तो बाकी की 60 सीटें महिला के लिए आरक्षित हैं और 10 सीटें जो मुस्लिम नहीं हैं, यानी कि वहां पे जो अल्पसंख्यक हैं। तो याद रखिएगा, इन 70 सीटों पर चुनाव नहीं होगा, सिर्फ 266 सीटों पर होगा और कुल सीटें हैं 336। लेकिन ओवरऑल अंत में जब यह तय किया जाता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो 336 सीटों के आधार पर जहां पर प्रधानमंत्री बनाने के लिए संख्या ज्यादा दिखाई देती है उसी हिसाब से तय होता है। तो अब बात आ जाती है चुनाव किस आधार पर होता है, यानी कि ईवीएम पर होता है या बैलेट पेपर पर होता है। यह मजे की बात है कि भारत में ईवीएम के आधार पर ही चुनाव हो रहा है, ईवीएम के माध्यम से हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है, यानी कि बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। जिस प्रक्रिया को भारत छोड़कर आगे बढ़ चुका है, पाकिस्तान अभी उसी प्रक्रिया में है। हालांकि कई ऐसे नेता हैं जिनके द्वारा कोशिश की गई। हाल ही में इमरान खान जो है पाकिस्तान के कुछ समय पहले, मतलब
अभी जो प्रधानमंत्री थे, इनके पहले जो प्रधानमंत्री थे, जो पूर्व क्रिकेटर थे, उन्होंने प्रयास किया था कि ईवीएम के माध्यम से वोटिंग की जा सके, लेकिन संसद में इसका वहां पर विरोध हुआ, सदन में। उसके बाद आती है बात कि बैलेट पेपर पे यह जो चुनाव कराया जा रहा है, उससे एक सवाल खड़ा होता है। सवाल क्या खड़ा होता है कि अगर बैलेट पेपर पर चुनाव कराया जाएगा तो भारत में जो समस्या पहले थी, क्या थी? बूथ कैप्चरिंग की समस्या। वो बूथ कैप्चरिंग की समस्या यहां पर भी देखने को मिल सकती है, और यह देखने को मिलती भी रही है। बूथ कैप्चरिंग के मामले बहुत सारे आते रहे, जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पे बहुत ज्यादा ऐसा देखने को आता रहा है। फिर एक और सवाल आता है कि आखिर कितने दिनों में रिजल्ट आ जाता है। तो यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी है कि पाकिस्तान में जब आम चुनाव होता है तो उसके एक दिन के अंदर सारी गिनती हो चुकी होती है, यानी कि रिजल्ट भी एक दिन के अंदर आ ही जाता है। कैसे होता है? जहां पर चुनाव हुआ है जिस बूथ में, उसी दिन शाम से ही, जैसे कि सुबह 8-9 बजे से चुनाव शुरू होता है, यानी कि वोटिंग शुरू होती है 8-9 बजे के आसपास से, और शाम को 5 बजे तक यह चलती है। लेकिन यह समय बढ़ भी सकता है, मतलब कि कुछ आवश्यक परिस्थितियों में समय को बढ़ा दिया जाता है। अंत में जब वोटिंग हो जाती है तो वहीं पर काउंट करना शुरू कर दिया जाता है, वोटिंग बूथ में ही, और उसकी जानकारी फिर आगे दे दी जाती है चुनाव आयोग को। और इसके लिए वोटों का मिलान भी किया जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अनावश्यक या गलत जानकारी ना दी जाए। कोशिश की जाती है, ऐसा प्रावधान है। अब वह वास्तविक रूप में कितना है, यह तो वहां की आंतरिक सच्चाई है, लेकिन फिलहाल के लिए प्रक्रिया यही है। 24 घंटे के अंदर हर जगह के आंकड़े आ जाते हैं और कुल गिनती पता चल जाती है। तो उस हिसाब से पता चल जाता है कि सर्वाधिक मत किस पार्टी को मिले हैं, सर्वाधिक जो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं वो किस पार्टी के हैं। और जैसे ही पता चल जाता है कि नेशनल असेंबली में सर्वाधिक मेंबर किस पार्टी के बने हैं और उस पार्टी का प्रमुख चेहरा कौन है, तो अंदाजा लग ही जाता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उसके बाद भी कुछ प्रक्रिया होती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए देखते हैं कि जो बड़ी पार्टियां हैं पाकिस्तान में वो कौन सी हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आप देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज, PMLN जिसको कहते हैं। और यह किसके नेतृत्व में है? यह वहां के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व में है। नवाज शरीफ 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अभी भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार में से एक हैं, प्रमुख हैं फिलहाल। उसके बाद अब देखें तो पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ, जिसको हम कहते हैं PTI। अब यह PTI जो है, इसके प्रमुख कौन है? इमरान खान। फिलहाल यह जेल में है, इनके खिलाफ काफी आरोप लगे और फिलहाल जेल में है, लेकिन यह पार्टी अभी अस्तित्व में बनी हुई है। हालांकि इस पार्टी के सामने बहुत सारी मुश्किलें भी हैं, आने वाले समय में इसका भविष्य देखने वाला होगा। अब वर्तमान में इसके जो नेतृत्व कर रहे हैं वह है गौहर अली। उसके बाद एक और पार्टी देखिए, केंद्र वाम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से PPP बना है, जिसमें नेतृत्व है बिलावल भुट्टो जरदारी, जो बेनजीर भुट्टो हैं उनके पुत्र हैं। अब यहाँ पे देखिए बात आती है इमरान खान और नवाज शरीफ, जो कि कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय रहे हैं लोगों में। हालांकि इमरान खान के मामले में अगर जाने तो इमरान खान को पाकिस्तान की सेना का लाडला कहा जाता रहा है। अब पाकिस्तान की सेना का लाडला का मतलब कि पाकिस्तान की सेना के जो प्रमुख थे, पाकिस्तान की जो सेना है, उन्हें वो पसंद थे। क्यों? हो सकता है उनके अनुसार काम कर रहे हों, उनके हितों के सामने ना आ रहे हों, और इनसे ऐसा लग रहा था पाकिस्तान की सेना को कि पाकिस्तान की सेना को कोई समस्या नहीं होगी, जो उनके हित हैं वो हित वो साधते रहेंगे। उसके बाद कहा गया कि पहले चूंकि नवाज शरीफ थे, ऐसा नहीं कि सीधे इमरान खान थे, नवाज शरीफ का भी एक ऐसा समय था कि भारत जो पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की सेना इन्हें भी पसंद करती थी। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ ये कि पाकिस्तान की सेना के खिलाफ इन्होंने भी आवाजें उठाई, कुछ विशेष कारणों से उठाई। तो हुआ यह कि इनके खिलाफ जो पाकिस्तान की सेना है उसकी नजर खराब हो गई, मतलब इनका सपोर्ट उन्होंने नहीं किया। सपोर्ट किया किसका? फिर इमरान खान का, क्योंकि इनके साथ उम्मीद उन्हें थी कि ये उन्हें सपोर्ट करेंगे। शुरू में तो हुआ, लेकिन बाद में फिर उसके बाद चूंकि अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की स्थिति में जो इनके निर्णय थे, जो इनका नजरिया था, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जाता हुआ भी दिख रहा था। तो ऐसी स्थिति में फिर पाकिस्तान की सेना को इनसे भी दिक्कत हुई, और अब आप देख सकते हैं कि ये जेल में भी हैं। तो इसके पीछे जेल जाने का बड़ा कारण क्या है कि पाकिस्तान की सेना की नाराजगी भी है, और उनका सहयोग इनको ना प्राप्त होना भी सबसे बड़ा है। ये ठीक उसी तरह से है। अब देखिए फिर से नवाज शरीफ को पाकिस्तान की सेना के
माध्यम से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है वो दिखाई देता है। तो आप इसको उस तरह से समझिए जैसे कि प्लासी के युद्ध के दौरान जो सिराजुद्दौला के प्रमुख साथी थे मीर जाफर, तो मीर जाफर ने सहयोग किया अंग्रेजों का, अंग्रेजों ने फिर सहयोग किया मीर जाफर का, और मीर जाफर को बना दिया बंगाल का नवाब। लेकिन जब मीर जाफर ने जो विशेषाधिकार अंग्रेजों को प्राप्त थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनसे जब वापस लेने शुरू किए, विशेषाधिकार कम करने शुरू किए, तो अंग्रेजों ने उनकी जगह किसको बना दिया नवाब, बंगाल का नवाब मीर कासिम को बना दिया। और मीर कासिम ने भी सेम यही किया कि शुरू में तो सहयोग किया और बाद में जब असहयोग हो गया, यानी कि सहयोग नहीं किया, विशेषाधिकार कम करने की कोशिश हुई, तो फिर से जो वहां के अंग्रेज थे यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, उन्होंने फिर से मीर जाफर को वहां का प्रमुख बना दिया। तो आप देखिए मीर जाफर से मीर कासिम, फिर मीर कासिम से फिर मीर जाफर, और वही चीज कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि पूरा गणित क्या किस तरह से दिखाई देता है। अब बात आती है आगे की, तो जरदारी के जो पिता हैं वह भी इसमें इस वक्त शामिल हैं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में वो भी सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद एक और पार्टी है अवामी नेशनल पार्टी, ANP, एक जाति पश्तून राष्ट्रवादी पार्टी है। यह भी अपने अस्तित्व को बचा कर रखने के साथ साथ आगे बढ़ने के प्रयास में लगी हुई है। लेकिन अब बात आती है कुछ बड़े खिलाड़ियों की। इस चुनाव के जो बड़े खिलाड़ी हैं वो किन्हें कहा जाए, यानी कि बड़े नेता। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे सेना प्रमुख जो जनरल असीम मुनीर हैं। अब सेना के प्रमुख है जनरल असीम मुनीर, ये डायरेक्ट तो किसी राजनीति में नहीं है, लेकिन इनकी आप में राजनीतिक कनेक्शन बहुत ज्यादा है, इनका राजनीति पर पकड़ बहुत ज्यादा है। तो ये एक अपने आप में नेता की भूमिका भी निभाते हैं कि यह जहां पर अपनी बात को रखते हैं या प्रयास करते हैं, क्योंकि सेना वहां पर बहुत मजबूत है पाकिस्तान में, सेना अपना उद्योग चला रही है। सेना के जब अपने उद्योग होंगे तो सेना जो है स्वायत्त होगी, स्वतंत्र होगी, उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। तो इस वजह से सेना वहां की मजबूत है, तो वहां के जो जनरल होंगे वो भी मजबूत होंगे। अब ये जनरल जो हैं अपने पॉलिटिकल अप्रोचेस का इस्तेमाल इस चुनाव में कर सकते हैं। उसके बाद नवाज शरीफ की बात करें तो 2007 में वह प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 13 में भी रह चुके हैं, और 13 ऐसा था समय जब लग रहा था कि पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, 5 साल का कार्यकाल ये भी पूरा नहीं कर पाए। तो पाकिस्तान में 30 बार प्रधानमंत्री के पद पर लोग बैठे हैं, लेकिन अभी तक 5 साल का कार्यकाल कोई नहीं कर पाया। अब उसके बाद बिलावल भुट्टो को लेकर भी लोग उम्मीद जता रहे हैं, क्योंकि बेनजीर भुट्टो के आगे के क्रम में है ये, तो लगता है उम्मीदें हैं लोगों को। लेकिन इनके भाषणों में ऐसा देखा गया है, ऐसा लोगों का मानना है, आम राय है कि उतने प्रभावी ये फिर भी नहीं है। लेकिन अब सवाल वही है कि चुनाव तो हो गया, एक दिन में रिजल्ट भी आ गया, कहां पे कैसे वोटिंग होती है, बैलेट पेपर से होती है, ये सब पता चल गया, कितने सीटों के लिए होगी ये भी पता चल गया, लेकिन प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे अभी ये समझ में नहीं आया। तो देखिए 336 सीटें हैं, हमने बताया था नेशनल असेंबली की। अब यहां पे 266 पे चुनाव होंगे, 60 जो हैं इस पे महिलाएं हैं, और जो 10 हैं ये अल्पसंख्यक के लिए हैं। इन सब को मिलाकर के यानी कि जो 336 कुल बनता है, इस 336 में जो बहुमत प्राप्त करना है उसके लिए कम से कम कितने चाहिए, 169। तो नेशनल असेंबली के जो मेंबर बने जिन्होंने चुनाव जीता, उसके बाद जिस पार्टी ने चुनाव जीता है, जिसकी संख्या जितनी ज्यादा है उन 266 सीटों पर, उस ज्यादा संख्या के अनुपात में ही उनको यहां पे अपनी ही पार्टी के लोगों को सीट देने का मौका मिलता है, सदस्य बनाने का मौका मिलता है। जैसे किसी पार्टी से ज्यादा लोग यहाँ पे चुनाव जीते हैं, 266 सीटों के लिए जो चुनाव हो रहा था, तो अगर उनके पास जितनी ज्यादा सीटें आई हैं उसी अनुपात में अपनी सीटों को वो यहाँ पर भी उस अनुपात के हिसाब से लगा सकेंगे, और बाकी पार्टियां भी ऐसे उसी अनुपात में यहाँ पे अपनी सीटों को दे सकेंगी। लेकिन जब ऐसा सब कुछ हो जाएगा, 336 सीटों पे सारे सदस्य बन जाएंगे, उन 336 में 169 लोग जब नेशनल असेंबली में वोटिंग कराई जाएगी और कम से कम इतने लोग सहमति दे देंगे कि हम इन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उस वोटिंग के आधार पर ही प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर उसके बाद वो अपने कैबिनेट बनाएंगे, अपने मंत्री बनाएंगे। तो 169 336 में से 266 में चुनाव होगा, 70 आरक्षित हैं महिलाएं और अल्पसंख्यक के लिए,
और ये आरक्षित सीटों की संख्या कैसे पूरी होगी? जो विजेता होंगे 266 में, जिस पार्टी को जितना अनुपात में सीट मिलेगा उसी अनुपात में यहाँ पे वो रिजर्व लोगों को अपनी सीट दे सकेंगे, यानी कि सीट बढ़ा सकेंगे, अपनी पार्टी की तरफ से लोगों को यहाँ पे रख सकेंगे। अब बात आती है यहाँ पे कि नेशनल असेंबली में जब वोटिंग हो गई, सब कुछ बन गया, प्रधानमंत्री तैयार हो गया कि ये प्रधानमंत्री है, तो वहां पर प्रधानमंत्री बन कौन सकता है? क्या कोई गैर मुस्लिम वहां प्रधानमंत्री बन सकता है? एक सवाल आता है। तो पाकिस्तान में गैर मुस्लिम पीएम नहीं बन सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। वहां के संविधान में यह प्रावधान साफ साफ दिया गया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कोई गैर मुस्लिम नहीं हो सकता है। 2019 में नेशनल असेंबली के एक सदस्य थे जो कि ईसाई थे, उन्होंने एक विधेयक लाया, यानी कि एक बिल लेकर आए और कोशिश की कि इस प्रावधान में, इस संविधान के इस प्रावधान में संशोधन हो जाए, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई, उस बिल को स्वीकार ही नहीं किया गया कि उस पर चर्चा की जाए। तो फिलहाल के लिए स्थिति यही है कि गैर मुस्लिम वहां पे पीएम नहीं बन सकते हैं। अब बात आती है पाकिस्तान के लोकतंत्र का एक अजीबोगरीब इतिहास जो रहा है। हम इतिहास नहीं कह रहे हैं, हम अजीबोगरीब इतिहास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे आंकड़े हैं, ऐसे तथ्य हैं जो इस पर सवाल खड़े करते हैं कि किस प्रकार का लोकतंत्र है। चलिए देखते हैं। पाकिस्तान में 1956, 1962 और 1973 3 बार संविधान आ चुका है। कितनी बार? 3 बार क्या आ चुका है? संविधान आ चुका है। भारत में कितनी बार लागू हुआ? 1 बार आया, 1 बार लागू हो गया, उसके बाद संविधान संशोधन हुआ हो, लेकिन संविधान 3 बार नहीं आया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, आज ही वही चल रहा है। अभी हाल ही में हमने रिपब्लिक डे भी मनाया था। अब देखिए, भारत में आजादी प्राप्त करने के पहले से ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और उसके बाद 1950 में आप देखिए तो संविधान लागू भी हो गया। पाकिस्तान उसी समय आजाद हुआ, लेकिन कितना समय लिया उसने पहली बार लाने में? 1956 में लाया। भारत से 6 साल पीछे चल रहा था। उसके बाद 1956 में संविधान तो आ गया। 1956 से लेकर 1958 तक में 2 सालों में 3 बार वहां प्रधानमंत्री बन चुके थे। राजनीतिक स्थिरता वहां नहीं आई थी। इसी वजह से 1958 में जनरल मोहम्मद अयूब खान ने तख्ता पलट कर दिया, यानी कि वहां पाकिस्तान की जो सेना है, सत्ता का नियंत्रण उसने अपने पास प्राप्त कर लिया। उसके बाद 1977 आता है। 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो 1977 में पीएम बनते हैं, लेकिन उन पर धांधली का आरोप लगता है कि चुनाव को गलत तरीके से उन्होंने जीतने की कोशिश की और जीत गए। इन आरोपों के चलते वहां पाकिस्तान की जो सरकार थी उसके खिलाफ आते हैं जनरल जियाउल हक, जो पाकिस्तान सेना के प्रमुख थे, और उनके द्वारा ऑपरेशन फेयर प्ले चलाया जाता है। यह ऑपरेशन फेयर प्ले दरअसल था जो पाकिस्तान की सरकार है उसका तख्ता पलट कर दिया। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन फेयर प्ले पाकिस्तान की सेना द्वारा शुरू किया गया था तख्ता पलट करने के लिए पाकिस्तान का, वहां की सरकार का। और 1977 में क्यों आया था? क्योंकि जो वहां के बेनजीर अली भुट्टो थे उन पर आरोप लगे थे चुनाव को गलत तरीके से जीतने के। फिर 1999 आता है। परवेज मुशर्रफ, इनको हर कोई जानता है, जनरल परवेज मुशर्रफ। इन्होंने भी यही काम किया, तख्ता पलट किया। उस वक्त प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने इन्हें रोकने की काफी कोशिश की थी, लेकिन वह असफल हो गई। और जनरल परवेज मुशर्रफ को इसलिए भी हम सब जानते हैं क्योंकि इन्होंने ही कारगिल के युद्ध को शुरू करने की एक अपने आप को बड़ी वजह बनाया था। अब आप देखिए कि जो पहली बार यहाँ पे तख्ता पलट हुआ था और सेना ने सत्ता अपने पास प्राप्त की थी, वह इस वजह से नहीं कि वहां का लोकतंत्र अच्छा था तो उन्होंने वापस से चुनाव करा लिए थे। दरअसल चुनाव कराने की बड़ी वजह थी जब भारत पाकिस्तान का 1965 में युद्ध हुआ था। तो 1965 में युद्ध के बाद जो वहां की सेना थी वह कमजोर पड़ी थी और उसी वजह से उसे 1970 में पहली बार चुनाव उसने कराए थे। तख्ता पलट होने के बाद 1970 में पहला आम चुनाव वहां पे हुआ था। तो ये थी पूरी खबर। और अब देखते हैं एक अभ्यास प्रश्न है, पाकिस्तान में अब तक कितनी बार सैन्य तख्ता पलट हुआ है? 1 बार, 3 बार, 5 बार या 7 बार? तो यही थी आज तक की पूरी खबर। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।